नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, चाहे पेट हो, सुपर टेट हो, ड्री ट्रिपल एस बी हो और केबीएस हो और आपका जैसे कि सीटेट का लेवल 2 हो, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन चूंकि खासकर अभी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, तो पेट के लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन, ठीक, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन और लास्ट में हम लोग हिंदी के 15 क्वेश्चनों का हम लोग देखेंगे। और ये सभी 15 क्वेश्चन यानी कि कुल जो 60 क्वेश्चन है आपके, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे वो आपका वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वो आपका लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम है, इन सभी प्रश्नों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने आज लिया है। तो आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए 60 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों का हम लोग आज देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, असम में हुआ था, राजस्थान में हुआ था या गुजरात में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर शहर में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति या कोंडा डोरा जनजाति? तो देखिए, जो ताना भगत आंदोलन था, ये कब चलाया गया था? तो मुंडा आंदोलन के ठीक बाद, मुंडा आंदोलन के ठीक 15 वर्ष बाद ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और इसमें किस जनजाति ने भाग लिया था? तो इसमें उराओन जनजाति। देखिए, उराओन जनजाति या कभी कभी आपको उरांव जनजाति मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जनजातियां एक ही हैं, उराओन जनजाति और उरांव जनजाति। तो अगर ऑप्शन में कहीं आपको उरांव जनजाति भी मिलेगा तो वो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यानी ताना भगत आंदोलन के साथ उराओन जनजाति या उरांव जनजाति संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा गरम दल और नरम दल में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए हमारा 1907 में, 1908 में, 1909 में और 1910 में। तो आपको पता होगा कि वर्ष 1907 में एक सूरत अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? सूरत अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा होता है। किसमें होता है? तो कांग्रेस का बंटवारा गरम दल और नरम दल में हो जाता है, ठीक है, नरम दल में हो जाता है। तो ये बंटवारा कब होता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? मैजनी से की जाती है, कैवर से की जाती है, गेरीबाल्डी से की जाती है या बिस्मार्क से की जाती है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि एओ ह्यूम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है? एओ ह्यूम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। वह एक आर्निथोलॉजिस्ट थे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि वो एक आर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। ये भी सही है, क्योंकि ये एक आईसीएस अधिकारी थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी। कब की थी? तो 1885 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। देखिए, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि एओ ह्यूम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन ही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी ब्रिटिश वायसराय या भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड हार्डिंग था या लॉर्ड वेवेल था?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, और ये जॉर्ज पंचम उस समय जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी तो 1911 में बनाया गया था। ठीक है, और उस समय जॉर्ज पंचम आए थे और उनके साथ उनकी पत्नी आई थी कैथरीन। ठीक है, तो उन्हीं लोगों का क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ था, और उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में स्थापना किसने की थी? आपसे क्वेश्चन क्या किया गया कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, या चंपक रमन पिल्ले ने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? तो चंपक रमन पिल्ले ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन को हमने लिया है। अभी हम लोग 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने 8वें क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय था, आर्य था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, या यंग इंडिया था? तो देखिए 1933 में जो गांधी जी ने जिस समाचार पत्र का संपादन किया था वह कौन था? तो वह यंग इंडिया था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, एक गुरु एक शंकराचार्य यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, या राजा राम मोहन राय ने किया था? तो 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद किया था। इनका 1993 का जो शिकागो का अधिवेशन हुआ था, शिकागो में जो इन्होंने भाषण दिया था, उसी समय 19वीं शताब्दी में इसका हिंदुत्व का पुनर्जीवित किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय उपद्रव का पिता, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इवन पीसीएस में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? अनंत सिंह को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है, या दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और ये बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को, और कल्पना दत्त को? तो देखिए जतिन दास जो थे, इन्होंने जेल में 64 दिन तक उपवास रहकर अपने प्राण दिए थे। ठीक है, प्राण त्यागे थे। ये तो हो नहीं सकते। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जो आज कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वहां पे अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली थी। ठीक है, कल्पना दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इन्होंने एक अधिकारी पे गोली चलाने का प्रयास किया था। ठीक, राजगुरु जो थे इनको फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यानी अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु ऑप्शन में सही रहेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां पहुंचे थे? मद्रास में पहुंचे थे, बॉम्बे में पहुंचे थे, सूरत में पहुंचे थे, या अहमदाबाद में पहुंचे थे? तो देखिए 1918 में जो मजदूर आंदोलन होता है, कौन सा आंदोलन? मजदूर आंदोलन, कारखाना मजदूर आंदोलन, उसमें उसकी शुरुआत करने के लिए, उस सत्याग्रह को चलाने के लिए महात्मा गांधी कहां पहुंचे थे? तो अहमदाबाद पहुंचे थे। आप इसे याद रखेंगे। और इसको किस नाम से जाना जाता है इस आंदोलन को? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1918 में शुरू हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ठीक है, 1885, 28 दिसंबर, शायद दिसंबर, मुझे डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है,
28 दिसंबर 1885 को इसका शायद स्थापना हुआ था, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1985 के गठन में शामिल रहा है? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन और एओ ह्यूम। अभी मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था, उसमें आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे? तो सचिव बने थे। ठीक है, हमारा अगला आज हिस्ट्री का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होता है और दांडी मार्च के लिए गांधी जी ने 12 मार्च दांडी मार्च कब होता है? तो दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, साबरमती आश्रम से शुरू होता है और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक आंदोलन तोड़ा था और नमक आंदोलन तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहीं पे इन्होंने नमक आंदोलन को तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 को। देखिए यहां पे जो ऑप्शन दिया है ना, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दांडी मार्च की शुरुआत उन्होंने साबरमती आश्रम से किया था, न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी आपको बताना है कि दोदा बेटा जो पर्वत है यह किस पहाड़ी पर स्थित है? नंदा देवी पर्वत किस पहाड़ी पर स्थित है? अमरकंटक पहाड़ी किस पहाड़ पर? देखिए, जो ज्योग्राफी के मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं ना, ये कहने को मात्र 15 क्वेश्चन है, लेकिन एक एक ऑप्शन से आपको तीन नए फैक्ट मिलेंगे। यानी कुल मिला के इस 15 क्वेश्चन के सहारे ही हम लोग कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का रिवीजन हम लोग कर लेंगे। जैसे दोदा बेटा पर्वत कहाँ है? तो नीलगिरी पे है, एक फैक्ट आपका तैयार हुआ। ठीक, नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो यह उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पे है, दूसरा फैक्ट आपका तैयार हुआ। अमरकंटक कहाँ है? तो ये अमरकंटक जो आपका है यह मैकाले पर्वत पे है, तो आपका चौथा फैक्ट तैयार हुआ। और गुरु शिखर कहाँ है? तो अरावली पे है और अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, तो आपके देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने फैक्ट तैयार हुए? 4 फैक्ट आपके तैयार हुए। तो ज्योग्राफी के ऐसे ही प्रश्नों को हमने लिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियां किस श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा का है, विंध्यन का है, पश्चिमी घाट का है या कैमूर का है? तो देखिए महादेव पहाड़ियां जो हैं यह सतपुड़ा का भाग है और यह सतपुड़ा पर्वतमाला कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर इसका भाग अवस्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, तो यहीं पे आपका सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, 3 श्रेणियों में ये कटा हुआ है। ठीक है, तो महादेव पहाड़ी कहां पे है? तो सतपुड़ा पहाड़ी पे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? ठीक है, जो हिमालय है, जितने भी वलित पर्वत होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो नवीनतम पर्वत होते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पे बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जो पहाड़ी है वह सबसे नवीनतम है। तो देखिए अजंता श्रेणी क्या है? अजंता श्रेणी आपका पुरातन पहाड़ी है, यानी प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है, पालकोंडा श्रेणी भी आपकी प्राचीन पहाड़ी है, कैमूर श्रेणी भी आपकी प्राचीन पहाड़ी है, लेकिन पटकोई श्रेणी, ये जो पटकोई श्रेणी है यह आपका हिमालय का भाग है। चूंकि हिमालय वलित पर्वत है इसलिए यह क्या है? यह नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 18 का डी हो जाएगा, यानी पटकोई श्रेणी आपका नवीनतम श्रेणी है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए। यानी इन सभी
इन सभी पहाड़ियों को आपको ध्यान से पढ़ना है और पश्चिम से पूर्व यानी ऐसे आपको इधर से लेके ऐसे आपको पश्चिम से पूर्व क्या है भाई, एक ऐसा फिगर बनाएंगे तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाना है इन पहाड़ियों को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में कौन है, तो महादेव पहाड़ी है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद से मैकाल है, ठीक है, ये इसके बाद मैकाल पर्वत आता है, यानी तीसरा ऑप्शन हो गया, यानी 4 3। और उसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। और खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां कहां है, तो मेघालय में है। मेघालय कहां है, आपका पूर्वी भारत का हिस्सा है, इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम होगा 4 3 2 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैंने कहा था कि ज्योग्राफी के एक ही क्वेश्चन में हम लोग 3-4 फैक्ट को देखेंगे। इससे हम लोग कहने के 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन इससे आपका 30 से 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर पहाड़ियां दिया गया है, इधर इसका क्षेत्र दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या जो करडामम पहाड़ी है यह कोरोमंडल तट पर है, तो नहीं, ये कोरोमंडल तट पर नहीं है। करडामम पहाड़ी आपका मालाबार तट पे है। कहां पे है, तो आपका मालाबार तट पे है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कैमूर पहाड़ियां क्या आपका कोंकण तट पे है, तो नहीं। देखिए कोंकण तट क्या है, कोंकण तट आपका ये जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला जो आपका गुजरात से लेकर कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो कैमूर पहाड़ियां क्या कोंकण तट का हिस्सा है, तो नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। महादेव पहाड़ियां कहां है, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित है, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश मध्य भारत का भाग है। तो महादेव पहाड़ियां कहां पे है, तो मध्य भारत में, ये तो सही है, ठीक। मिकिर पहाड़ियां, मिकिर यानी कि मिकिर पहाड़ियां कहां, ये पूर्वोत्तर भारत, बिल्कुल सही है। जो मिकिर है, मिकिर रेंगमा, ये सब जितनी भी पहाड़ियां हैं ये आपका पूर्वी भारत में अवस्थित है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित सही नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कार्डामम पहाड़ियां कहां स्थित है, तो कार्डामम पहाड़ियां आपका कहां पे स्थित है, तो कार्डामम पहाड़ियां आपका केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो देखिए ये जो पूर्वी घाट क्या है, ये जो आपका पर्वतीय एरिया प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना भारत का, तो ये होता है पूर्वी घाट और ये होता है पश्चिमी घाट, और ये दोनों घाट ये ऐसे कुछ ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलते हैं उसको नीलगिरी गांठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नीलगिरी गांठ कहा जाता है, यानी कि जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी गांठ कहते हैं। और ये कहां पे स्थित है, तो इसका जो क्षेत्र है ना यह केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है, यानी केरल और तमिलनाडु में ये नीलगिरी घाट पाई जाती है, ठीक। यानी हमारा अगला प्रश्न है कि सेवाराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है या तमिलनाडु में है। तो सेवाराय पहाड़ी कहां स्थित है दोस्तों, तो सेवाराय जो आपकी पहाड़ी है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। और ये सेवाराय पहाड़ी किस पहाड़ी का भाग है, तो वो नीलगिरी जो गांठ मैंने बताया ना उसी पहाड़ी का भाग है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यानी ये चारों ऑप्शन आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा पर्वत आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कामेट आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, बंदरपूछ भी आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। उसी तरीके से आपका दूनागिरी भी उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन नंगा
नंगा पर्वत आपका उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, यानी आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कहां पे दंडकारण्य प्रदेश जो है वह स्थित नहीं है। तो दंडकारण्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, उड़ीसा में भी स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। यानी दंडकारण्य प्रदेश की अवस्थिति की बात किया जाए तो ये होता है दंडकारण्य प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, जहां पे आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, आपका उड़ीसा आ जाता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड भी आ जाता है इसमें। तो ये दंडकारण्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चनों को ध्यान से पूछिए, देखिएगा यहां पे क्या रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि क्या गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में अवस्थित है, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में अवस्थित है, नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है और सेवाराय पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, गड़जात जो पहाड़ियां हैं वह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। ठीक है, उसी तरीके से नल्ला मलाई पहाड़ी भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और सेवाराय पहाड़ी आपका तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि ए, सी और डी ये सब सही सुमेलित है, लेकिन मांडव पहाड़ी आपका महाराष्ट्र में नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां स्थित है? यानी जो आपने पढ़ा होगा कि म्यांमार में जो ऐसे हिमालय कैसे बना हुआ है, ऐसे हिमालय बना हुआ है और इस तरीके से म्यांमार में चला जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय पर्वत मुड़ के म्यांमार देश में चला जाता है और म्यांमार में जो हिमालय का विस्तार है उसको किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा नाम से जाना जाता है। यानी कि अराकान योमा कहां स्थित है? तो म्यांमार देश में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लैमा टोला एवं लुसाई की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए, लैमा टोला और लुसाई की जो पहाड़ियां यह मणिपुर और मिजोरम राज्य में अवस्थित है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पेट एग्जाम में, पेट एग्जाम के लिए खासकर, उसके बाद से आपका सुपर टेट, केवीएस, DSSB सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाया करिए, ताकि आपको पता चले। देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से दो चीजें होता है, एक तो ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको अभी कितना तैयार करना है, और दूसरा कि आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां क्वेश्चन आपको बताना है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो हैं यह आपके मेघालय राज्य में स्थित है और जो मेघालय की राजधानी शिलांग है वह कहां पे अवस्थित है? तो इसी खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेघालय की राजधानी जो शिलांग है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, माउंट थोलियर है, माउंट डियोबोली है और माउंट कोयोब है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अब हम लोग अपने आधे क्वेश्चनों का सफर तय कर लिया है, अभी हमें 30 क्वेश्चन और देखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? यानी अब हम लोग कहां चले आए हैं? अब हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग आ गए हैं अपने इकोनॉमिक के पोर्शन पे। यानी आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित प्रकार की है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। ठीक है, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित प्रकार की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि
भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1990, 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति थी यह कब अपनाई गई थी दोस्तों? तो यह अपनाई गई थी आपका 1991 में, ठीक है, यानी कि 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। और उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी सरकार थी? तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने ही भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था यह 6 अगस्त 1952 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, लेखक से आपके एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया हैं, श्रीमन नारायण हैं, एम.एन. राज हैं और के.एम. मुंशी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की नियोजन प्रणाली पर भारतीय नियोजन आधारित है? ठीक है, अमेरिका योजना पे, चीनी योजना पे, सोवियत संघ योजना पे या ब्रिटिश योजना पे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारे देश की योजना प्रणाली है वह किस देश पर आधारित है? तो सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। और अभी क्या इसका नाम है? इसका नाम है रसिया, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो योजना प्रणाली है ये किस देश की योजना पर आधारित है? तो सोवियत संघ की योजना पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये तो आप सभी को पता होगा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और यह नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है, ठीक है, एक विचार समूह है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? देखिए, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया और इन पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न आपके एग्जाम में, पेट एग्जाम में जरूर आएगा। तो एक बार पंचवर्षीय योजनाओं को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें क्या दिया है? गरीबी उन्मूलन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? अभी मैंने बताया कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, यानी कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कृषि के प्रयोग हैं, कृषि संबंधी कार्य जितने भी होते हैं वह प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका उद्योग आपका आ जाता है, कारखाना, ये सब आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र में जितने भी सेवा सेक्टर हैं, जो सेवा सेक्टर हैं, जैसे कि आपका होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये सब क्या आती हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो यही तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
1951 से 1956 रहा है, ठीक है, न कि 1947 से 1952 रहा है, न कि 1952 से 1957 रहा है, न कि 1956 से 1961 रहा है। चलिए, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जब 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसी समय कांग्रेस ने क्या योजना लाई थी? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लाई थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की घोषणा किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आया गया था? जनवरी 2015 में, सितंबर 2014 में, अक्टूबर 2014 में या जुलाई 2018 में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लाया गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाए। कब लाया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ था। देखिए, सही से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछ रहा है कि भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है आपके कि नरेगा कब लाया गया था या मनरेगा कब लाया गया। तो संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा कब लाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? देखिए, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के कर होते हैं, ठीक है। तो इन करों को भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो कर होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं और कौन कौन से कर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर कौन कौन होता है? निगम कर होता है, संपत्ति कर होता है, या सीमा शुल्क होता है, या उपहार कर होता है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए, जो कस्टम ड्यूटी यानी कि जो सीमा शुल्क होता है, यह क्या होता है? यह अप्रत्यक्ष कर का भाग है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के 15-15 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आ जाएंगे अपने हिंदी के क्वेश्चन पे, और हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयाद संधि एवं संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि के अंतर्गत सन्निहित है, स्वर संधि के तहत अंतर्निहित है, या विसर्ग संधि के अंतर्गत सन्निहित है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये जब सभी संधियां जो हैं वह स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन छास्त्र। क्या होगा? सतधन छास्त्र होगा, ये वाला त रहेगा, आधा त, ठीक। तो सतधन छास्त्र क्या रहेगा? सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो वधुर्मी का जो संधि विच्छेद है वह क्या है? वधुधन उर्मी। वधु में बड़ा उ रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। वधुधर उर्मी जो है यह वधुर्मी का सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का संधि विच्छेद कैसे होगा? जब हम लोग संधि टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी में, जब हम पढ़ाएंगे कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तब आपको बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, ठीक है। और ये कौन सा उच्चारण, कौन सा संधि है, ये सब हम लोग उसी समय पढ़ेंगे। तो देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत्धन चारण। उत्धन चारण इसका सही संधि विच्छेद होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सम शब्द का विलोम क्या है? खसम है, भसम है, विषम है, या कसम है? तो सम का विषम क्या होता है? विषम होता है, ठीक है। विलोम पहचानने की ट्रिक क्या होती है? विलोम पहचानने की ट्रिक ये होती है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, तत्सम का विलोम तत्सम ही होता, किसी संस्कृत शब्द का विलोम भी संस्कृत शब्द ही होगा, यानी समान शब्दों का विलोम समान शब्द ही
होते हैं, यही विलोम को पहचानने की ट्रिक होता है। ठीक है, तो सम का विलोम क्या हो जाएगा? सम का विषम होगा, क्योंकि सम एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, शोषक का विलोम क्या होगा? तो शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। ठीक है, शोषक मतलब शोषण करना, पोषक मतलब पालन करना, यानी इसका सही विषय क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये विवादित है। ये क्वेश्चन आया था आपका जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, 2015 के शायद कि 2021 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था आपका। इसमें पूछा गया है जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो देखिए, जैन मत दो प्रकार में टूटा था, एक को श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर क्या किया था? जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में, और श्वेतांबर क्या पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो आयोग ने इसका आंसर दे दिया था पीतांबर, लेकिन पीतांबर तो किसी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि पीला वस्त्र पहनने वाले को पीतांबर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन श्वेत वस्त्र पहनने वाले को क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। और बच्चों ने इसका आंसर दिगंबर लगाया था। क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म है वह दो भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिसंबर। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जैन मतों को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो देखिए अंबर इसका सही आंसर हो नहीं सकता, पीतांबर भी नहीं हो सकता, नीलांबर भी नहीं हो सकता। तो एक सही आंसर जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? दिगंबर हो सकता है। तो लड़कों ने इसको दिगंबर माना था, जबकि आयोग ने इसको पीतांबर माना था। जब इस क्वेश्चन को क्लेम किया गया था, इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो चूंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? तो सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? तो सम्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। सम्मुख का क्या हो जाएगा? सम्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ना कि प्रमुख होगा, ना कि पार्श्व होगा, और ना कि समक्ष होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन किसका पर्यायवाची है? तो कुंदम जो है हेम का पर्यायवाची है, यानी 54 का ए हो जाएगा। ठीक है, सोना का पर्यायवाची हेम, कुंदन, ये सब चीजें होता है। ना कि दुश्मन होगा, ना कि मतंग होगा, और ना कि स्वजन होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि कपड़ा का पर्याय बताइए। पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कपड़ा का पर्याय क्या हो जाएगा? चलन होगा, वसन होगा, गगन होगा, या जंगल होगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तो वसन होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात भी होता है, कल्प तरु भी होता है, और द्रेव वृक्ष भी होता है। यानी कि ये सभी यानी कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो पारिजात होगा। ठीक है, कल्प तरु होगा और देव वृक्ष होगा, यानी कि ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? आपसे पूछा गया है कि कौमुदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? चांदनी है, चंद्रहास है, ज्योति है, या रोशनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौमुदी का सही पर्यायवाची क्या होगा? कौमुदी का सही पर्यायवाची चांदनी होगा। चांदनी का पर्यायवाची ही कौमुदी होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के लिए सामने हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो आंखों के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जैसे आप एक कहावत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो आंखों के सामने हो उसके लिए क्या प्रमाण की जरूरत है? यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? तो जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होता है। पतित का मतलब होता है जैसे क्या, बहुत पतित आदमी है, यानी कि जो चारित्रिक रूप से गिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है पार्थिव। पार्थिव का संबंध किससे है? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है? तो पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहते हैं? उसे पार्थिव कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हम लोग 60 प्रमुख क्वेश्चन में हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ठीक है, इकोनॉमी के और
इकोनॉमी और हिंदी के हमने 15 प्रश्नों को यानी कि कुल 60 प्रश्नों का रिवीजन किया है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करेंगे जब तक आपका पेट एग्जाम नहीं चल जाता है। और प्रैक्टिस हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के बाद भी, पेट एग्जाम के बाद भी सुपर टेट के लिए भी हम एक प्रैक्टिस सेट, दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्लास चलेगी, करंट अफेयर की क्लास चलेगी और कोशिश होगा हमारा कि आपको हफ्ते में 3 दिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाए। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आने वाले पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।